हेलो स्टूडेंट, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक अप्लाइड फिजिक्स के डिप्लोमा और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। एंड बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो डिफ्रैक्शन के चैप्टर से लिया गया है। आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उसी चैप्टर से ये टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और देखेंगे कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है क्या, ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या है और कैसे हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो इस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है। तो आपने जब डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा बच्चों, तो दो तरह का डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, और दूसरा फ्रॉनहोफर। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉनहोफर के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेस्नेल में जाहिर सी बात है जो हमारा सोर्स होता है एंड जो स्क्रीन होती है, जो स्लिट्स होती है, वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। बट फ्रॉनहोफर में क्या होता है, जो हमारा सोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। तो इसी वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब लाइट रेज आएंगी तो जाहिर सी बात है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल आएंगी। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप सोचिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जाहिर सी बात है आप सोर्स को ले जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख नहीं सकते और ना ही हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है। तो हम जो S को यानी कह सकते हैं सोर्स है हमारा, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ सोर्स है, उसको रखते हैं और एक लेंस लगा देते हैं। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं यहाँ पर C1। उससे क्या होता है बच्चों, उससे जब लाइट रेज पास होती है तो पैरेलल हो जाती है, देखिए इस तरह से कुछ। ठीक है, और यहाँ पर ये स्लिट है A एंड B पॉइंट पे। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ से किस तरीके से लाइट रेज क्या होती है, मुड़ती है, यानी कि मुड़ते हुए जाकर P पर एंड Q पर मीट अप हो रही है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है क्या। तो यह विवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्रकाश स्रोत स्क्रीन स्लिट से अनंत दूरी पर होते हैं। इस विवर्तन में स्लिट पर आपतित तथा स्लिट से निकलने वाले तरंगाग्र समतल होते हैं। क्या होते हैं, समतल होते हैं। ठीक है, प्लेन वेवफ्रंट होते हैं। चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या करना है। तो देखिए बच्चों, फिगर है ये, लेंस लगा हुआ है L1 L2, यहाँ से कह सकते हैं आप लाइट जो है डिफ्रैक्ट होकर जाके यहाँ पर P पे और Q पे मीट अप हो रही है। तो Q पे हमारा क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो देखिए जिससे यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, जहां जहां यहाँ ब्लैक ब्लैक है ये क्या हो गया, हमारा मिनिमा हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर जीरो आ रहा है, इंटेंसिटी जीरो है। चलिए बात कर लेते हैं फिगर की। तो देखिए फिगर में अगर आप देखेंगे बच्चों, AB स्रोत प्रकाश स्रोत है, S से तरंग दैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश डाला जा रहा है। देखिए यहाँ से AB पर एक प्रकाश जा रहा है, अतः स्लिट प्रकाश स्रोत का कार्य करती है। अब AB हमारा क्या करेगा, एक प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। स्लिट AB लेंस L1 से फोकस दूरी के बराबर दूरी पर है। ठीक है, AB से L1 कितने दूरी पे है, बराबर दूरी पर है, अतः लेंस L1 से प्रकाश समांतर किरण पुंज के रूप में आता है। अब जो ये स्लिट AB पर जो यहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ पर जा रही है, ये किसमें आएगी, पैरेलल आएगी, हमेशा समांतर आएगी। ठीक है, तथा स्लिट AB पर पड़ने वाला तरंगाग्र समतल प्लेन होता है। तरंगाग्र यहाँ पर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो लाइट सोर्स हमारा इस AB स्लिट पे पड़ रहा है, यहाँ पर AB स्लिट पे वो कैसा पड़ रहा है, पैरेलल पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेन वेवफ्रंट। कैसा वेवफ्रंट होगा, प्लेन वेवफ्रंट होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेन वेवफ्रंट। इस प्रकाश सोर्स S स्लिट AB से अनंत दूरी होने के समान है। क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये AB अनंत दूरी पर क्यों हो गया, क्योंकि यहां से आता तो आप देखते तिरछा जाता, तो तिरछा नहीं जा रहा है, लेंस लगने से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एंड दैट इज व्हाई अब क्या माना जा रहा है, क्योंकि ये मतलब अनंत दूरी पर होता तो ही पैरेलल आता। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि हमारा सोर्स जो यहाँ पे S है और जो AB वो दोनों के यहाँ पे है अनंत दूरी पर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं AB। ठीक है, इस प्रकार अनंत दूरी होने के समान है। AB इस पेज के तल के लंबवत है जिस तथा जिसकी चौड़ाई D है। अब हमने क्या मान लिया, ये जो AB स्लिट है, यानी ये जो स्लिट है, इनके बीच की जो दूरी है वो इनके बीच में जो चौड़ाई है इसकी क्या मान लिया हमने, D मान लिया, स्मॉल d मान लिया। ठीक है बच्चों, अब AB से विवर्तन के पश्चात प्रकाश को एक अन्य लेंस L2 द्वारा स्क्रीन XY पे फोकस किया जाता है। अब देखिए क्या हो गया, हमने L2 यहाँ पर एक दूसरा लेंस रखा और उससे क्या किया, एक Y स्क्रीन, ये जो हमारी स्क्रीन है इसको स्क्रीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, फोकस कर रहे हैं। तो स्लिट से यहाँ, तो स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d,
और लेंथ से यहां तक की दूरी कितनी है f, ठीक है, समझ गए होंगे आप। स्क्रीन XYL2 फोकस तल इस पेज के लंबवत रखा गया है। प्रकाश सीधी रेखा में चलने के नियमानुसार स्क्रीन स्लिट का स्वच्छ साफ प्रतिबिंब बनना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। स्क्रीन पर एक विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है। इस पैटर्न के मध्य एक चमकीली पट्टी होती है जिसके दोनों साइड एकांतर क्रम में अदीप तथा घटती हुई तीव्रता की दीप अदीप कह सकते हैं पट्टियां यानी कि फ्रिंजेस हमको मिलती हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों, देखिए अगर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता तो हमको क्या मिलना चाहिए था, सिर्फ एक इस तरह का पैटर्न मिलना चाहिए। देखिए हमको इस तरह का पैटर्न ना मिलके कुछ इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, ये देखिए इस तरह का घटती हुई इंटेंसिटी का। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश किसी तिरछे या मोड़ से क्या हो गया है, मुड़ता है। यही डिफ्रैक्शन पैटर्न को बता रहा है। और ये जो पैटर्न हमको मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, दीप अदीप पट्टियां यानी कि फ्रिंजेस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब देखिए हाइगन्स के अनुसार जब प्रकाश किसी स्लिट पर पड़ता है तब यह द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के समान कार्य करता है। ये तरंगिकाएं प्रारंभ में एक ही कला में होती हैं, सभी दिशाओं में फैलती हैं। माना स्लिट का केंद्र O, वे तरंगिकाएं जो L2 पर OQ के समांतर पड़ती हैं बिंदु P0 पर समान कला में मिलती हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है, देखिए दिखा रहे हैं आपको, यहां पर कहा गया कि समान कला पे मिलती हैं हमको। ठीक है, चलिए आप दिखाते हैं आपको, समान कला पर मिलती हैं। ये तरंगिकाएं प्रारंभ में समान कला में थी, उनके द्वारा स्लिट से Q तक तय किया गया प्रकाशिक पथ भी बराबर होगा, यानी ऑप्टिकल पाथ की बात की जा रही है। ये तरंगिकाएं एक दूसरे को प्रभाव को बढ़ाती हैं। एक बिंदु Q पर उच्चतम तीव्रता की फ्रिंज उत्पन्न होती है जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। यानी देखिए मैं आपको बताता हूं फिगर से कि ये Q पर यहां पर हमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, इसकी बात हो रही है क्योंकि समान कला में मिलेंगे और मैक्सिमा होगा। अब स्क्रीन पर एक अन्य बिंदु P पर विचार करते हैं। बिंदु P पर आने वाली तरंग स्लिट पर थीटा कोण बनाती है। तरंग R1 स्लिट के ऊपर A से तथा R2 स्लिट के मध्य से प्रारंभ होती है। यदि थीटा का मान ऐसा लिया जाए कि OD का मान λ/2 हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसकी बात हो रही है। देखिए इस OD की बात हो रही है, इस OD का मान कितना हो, λ/2। ठीक है, ये यहां पर जाके मीटअप हो रही है। ठीक है, यहां की बात हो रही है, कितना हो, λ/2 हो के बराबर हो, तब किरणें R1 तथा R2 एक दूसरे के विपरीत रूप में होंगी तथा बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त करेंगी, जिससे स्लिट की चौड़ाई कितनी हमने मान लिया, D। तो यानी P पर हमको क्या मिलना चाहिए, विनाशी रूप मिलना चाहिए। कब, जब एक दूसरे के विपरीत होंगी, आउट ऑफ फेज होंगी। और जब सेम फेज में होंगी तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, यानी कि हमको कह सकते हैं आप ब्राइट फ्रिंजेस वाला पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब स्लिट के ऊपरी अर्धभाग से गुजरने वाली प्रत्येक किरण के लिए स्लिट के नीचे वाले अर्धभाग यानी से पहली किरण से D/2 दूरी नीचे इस किरण इस प्रकार है कि दोनों किरणें बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण करती हैं। स्लिट के ऊपरी आधे भाग P पर आने वाली प्रत्येक किरण नीचे वाले आधे वाले भाग से आने वाली किसी किरण विनाशी व्यतिकरण करती है, अतः P पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी। P पर हमने क्या मान लिया, फिगर में शून्य मान लिया। इस बिंदु P पर विवर्तन पैटर्न प्रथम निम्निष्ठ यानी कि प्रथम निम्निष्ठ यानी फर्स्ट मिनिमम प्राप्त होगा, तो मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा। इसे प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ यानी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ कहते हैं। किसको, जो फर्स्ट मिनिमम होगा। चूंकि दूरी OD ठीक है कितनी है, D/2 sin थीटा प्रथम निम्निष्ठ के लिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं फिगर से OD की वैल्यू, बड़ा फिगर ले लेते हैं, बड़े फिगर में दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, इस ट्राइंगल में AOD में देखिए, ट्राइंगल AOD में देखिए, ठीक है, ट्राइंगल AOD में अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह का एक बन रहा है पैटर्न। ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा A B और D। ठीक है, अब देखिए OAD ये कितना है, थीटा है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो इसका अपॉन इसका होगा। ठीक है, क्या होगा, DB अपॉन AD। ठीक है, किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर।
तो dB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dB बराबर हो जाएगा AB sin थीटा, यानी dB यानी कि AOD। B की जगह हम इसको यहाँ पे O करना पड़ेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। तो OD अपॉन AO, ठीक है, AOD अपॉन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों, फिर से फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ट्राइंगल AOD में, ठीक है, तो ट्राइंगल में बना ले रहा हूं AOD। तो ये हो गया AOD, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कितना हमारा OAD हमारा क्या है? OAD हमारा क्या है? थीटा है। तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाला ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। अब आप जानते हैं साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, यानी OD अपॉन AD, ठीक है। अब जाहिर सी बात है OD बराबर क्या हो जाएगा? तो OD बराबर हो जाएगा AD साइन थीटा, और अगर आप देखेंगे AD क्या है, ठीक है, तो AD लगभग D/2 के बराबर है, यानी AD साइन थीटा। तो इसी चीज को लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो OD बराबर क्या हमारे? D/2 साइन थीटा। किसके लिए होगा? प्रथम निम्निष्ठ के लिए। तो D/2 साइन थीटा बराबर क्या माना गया? λ/2 के बराबर होगा। तो D साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? D साइन थीटा बराबर लैम्डा, ठीक है। मैं यहां से एक बार और लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, D साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। किसके लिए आ गया? प्रथम निम्निष्ठ के लिए। अब देखिए त्रिभुज ABK में, आप त्रिभुज ABK में देखिए, फिर से फिगर में आते हैं हम लोग। देखिए ABK, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, ABK। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ABK में D साइन थीटा होगा, ठीक है, जो D/2 था, अब यहाँ पे क्या होगा? D साइन थीटा। BK तरंगे AP तथा BP के मध्य पथांतर है, ठीक है। तो AP और BP क्या है? मध्य पथांतर है, यानी कि पाथ डिफरेंस है। दिखाते हैं हम आपको, देखिए AP और BP क्या है? पथांतर है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, यदि स्लिट के 4 समान भागों में बटा हुआ माना जाए, तब प्रत्येक एक भाग एवं उसके समीप वाले भाग के किसी संगत बिंदु के मध्य पथांतर कितना होती है? λ/2। तो जाहिर है स्लिट को हमने कितना मान लिया? D/4 के पार्ट में माना कि टूटा हुआ है, और D साइन थीटा बराबर कितने बराबर मान लिया? λ/2 के बराबर हो जाएगा। अब जाहिर बात है D साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा हो जाएगा। ये आ गया, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, ठीक है बच्चों। अतः D साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा होने पर बिंदु P पर दूसरा निम्निष्ठ उत्पन्न होता है। तो जब लैम्डा था तो प्रथम निम्निष्ठ, दूसरा आया तो दूसरा निम्निष्ठ हो गया। समीकरण 1-2 के आधार पर विवर्तन पैटर्न में निम्निष्ठ के लिए सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। अब देखिए, तो पहले के लिए लैम्डा, दूसरे के लिए 2 लैम्डा, तीसरे के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? तो तीसरे के लिए होगा D साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा, समझ रहे होंगे आप। चौथे के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? तो D साइन थीटा बराबर 4 लैम्डा। तो इसी तरीके से आप एक जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं, और जनरलाइज फार्मूला क्या होना चाहिए? D साइन थीटा n बराबर n लैम्डा, जहां n बराबर 1 2 3 फॉर मिनिमम, समझ रहे होंगे आप, यही कहा गया है। यानी एक जनरल फार्मूला हो गया, जितने नंबर ऑफ पैटर्न, जिस नंबर का पैटर्न चाहिए होगा n की वैल्यू उतना रखेंगे, तीसरा चाहिए होगा तो 3 आएगा, चौथा रखेंगे तो 4 आएगा, इस तरीके से। क्लियर है? अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग उच्चिष्टों, यानी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। हमने किसका पहले देख लिया? मिनिमा का। अब देखिए, यदि D साइन थीटा में थीटा का मान ऐसा लिया जाए कि D साइन थीटा बराबर 3 λ/2 है, पहले हमने कितना माना था कि λ/2 है, अब कितना मान रहे हैं? 3 λ/2 है। तो बिंदु P के प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, यानी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अभी हमने किसकी बात करते हैं? मिनिमा की, अब किसकी हम लोग बात करें? मैक्सिमा उत्पन्न होता है। इस अवस्था में स्लिट को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम 2 भागों के मध्य पथांतर λ/2 होने के कारण विनाशी व्यतिकरण होता है, परंतु तीसरे भाग आने वाली किरणें इंटरफेयर किए बिना P पर पहुंचती हैं, अतः P पर क्या प्राप्त होगा? उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यानी λ/2 होगा तो क्या होगा? मिनिमा होगा, लेकिन जाहिर बात 3 λ/2 होगा तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा। इस प्रकार प्रथम उच्चिष्ट के लिए तो D sin थीटा बराबर 3 λ/2, ठीक है। 5 भागों में अगर बांट देंगे तो D sin थीटा बराबर 5 λ/2। आप समझ रहे होंगे, 3 पे बांटेंगे, 5 में बांटेंगे, 7 में बांटेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। 2 में बांटेंगे, 4 में बांटेंगे, 6 में बांटेंगे तो मिनिमा मिलेगा। यानी फॉर इवन इट्स मिनिमा,
एंड ऑड के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। अब इस अवस्था में देखिए तो d sin थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, आपने ये पहले भी किया हुआ, और ये किसके लिए हो गया, मैक्सिमा के लिए। इससे पहले वाला किसके लिए था, देखिए किसके लिए था, मिनिमा के लिए। अब ये किसके लिए आ गया, मैक्सिमा के लिए। तो आपने दोनों के लिए निकाल दिया, मैक्सिमा के लिए निकाल दिया और मिनिमा के लिए निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनवें द्वितीयक निम्निष्ठ की स्क्रीन से दूरी, कितना दूरी होनी चाहिए स्क्रीन से। देखिए माना एनवें द्वितीयक निम्निष्ठ की स्क्रीन से दूरी, स्क्रीन से केंद्र से Q से दूरी yn है, yn दूरी मान लिया, और मध्य दूरी कितना है, d है। तब एनवे के निम्निष्ठ कोण का एंगुलर पोजीशन थीटा n बराबर, तो tan थीटा की वैल्यू ले लिए, PQ अपॉन OQ आएगा। देखिए फिगर में हम आपको दिखा देते हैं, PQ अपॉन OQ, tan थीटा n बराबर, तो देखिए tan थीटा बराबर PQ अपॉन OQ। किस ट्राइंगल में बात हो रही है, तो ये ट्राइंगल में बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो PQ अपॉन OQ। अब हमने कितना माना, PQ की वैल्यू yn मान लिया, दूरी उसकी मान लिया। कहां से कहां तक दूरी मान लिया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इधर में, यहां से यहां दूरी हमने क्या मान लिया, yn मान लिया है। तो जाहिर सी बात है PQ क्या होता है, लंबटे आधार होता है, तो ये आएगा tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, अपॉन d आ गया। ठीक है बच्चों, तो tan yn अपॉन d हो गया। यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो जाहिर है tan थीटा बराबर sin थीटा हम लोग मान सकते हैं। तब समीकरण 2 से sin थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन d। समीकरण नंबर 2 कौन सा था बच्चों, तो समीकरण नंबर 2 इसकी बात हो रही है। देखिए ये समीकरण नंबर 2 इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहां से एक, ठीक है, तो sin थीटा n बराबर n लैम्डा अपॉन d, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 5 से देखिए, तो यहाँ पर था, सॉरी समीकरण नंबर 6 हो गया, ये समीकरण 5 से देखिए, ये समीकरण आपका 5वां समीकरण। समीकरण नंबर 5 से तो yn अपॉन d बराबर n लैम्डा अपॉन d, क्योंकि दोनों को हमने क्या मान लिया था, बराबर मान लिया था, दोनों की वैल्यू रख दिया यहाँ पर। जब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो yn बराबर n d लैम्डा अपॉन d, ये आ गया आपका स्क्रीन से दूरी। कितने दूरी पर हमको मैक्सिमम मिलेगा, कितने दूरी पर हमको मिनिमम मिलेगा। तो ये हम लोग जो इसके लिए निकाले हैं yn बराबर n d लैम्डा अपॉन d, ये किसके लिए निकाला है, निम्निष्ठ के लिए, यानी कि मिनिमा के लिए दूरी। किसके लिए निकाला है, मिनिमा के लिए दूरी। इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमा के लिए भी दूरी निकालना है। तो देखिए मैक्सिमा के लिए दूरी निकालेंगे, मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग उसकी चौड़ाई निकालेंगे। मुख्य उच्चिष्ट स्क्रीन के केंद्र पर बनता है, तो अब तो इसके ऊपर नीचे दोनों के प्रथम निम्निष्ठ बनता है। ठीक है, मुख्य चलिए, तो मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्ट स्क्रीन के केंद्र पर बनता है, यानी साइड बात है, सेंटर पे क्या होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसी बात रही। इसके ऊपर नीचे दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ बनता है। इसके दोनों तरफ जाहिर सी बात है, आप पैटर्न कुछ इस तरह का अगर आप ले देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा, कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। तो जाहिर सी बात इसके दोनों ओर यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, मिनिमा है, लेकिन बीच में क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है, बनता है। मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई प्रथम निम्निष्ठ के स्क्रीन की केंद्र से दूरी y1 के दोगुना होगी। ठीक है, माना ऐसा हम लोगों ने। तो समीकरण 7 से देखिए y1 बराबर d लैम्डा अपॉन d, आपको याद होगा n बराबर 1 रखने पे अभी समीकरण नंबर हम लोगों ने जो निकाला है, क्या समीकरण था ये, समीकरण नंबर 7, इसी की बात हो रही है। ठीक है, यहीं से लिया जा रहा है, तो जाहिर है तो वहां से वैल्यू रखा। अब हमने चौड़ाई क्या मान लिया, W0 मान लिया। W0 बराबर 2y1, हमने क्या माना, कितना होना चाहिए, 2y1 के बराबर होना चाहिए। तो y1 की वैल्यू रख दी 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 8। अब मुख्य उच्चिष्ट से कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई भी हमको निकाला। अब देखिए क्या है, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई की दुगनी होगी। प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई की दुगनी होगी। तो समीकरण 6 से तो sin थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, समीकरण नंबर 6 दिखाता हूं मैं आपको। समीकरण नंबर 6 देखिए, समीकरण नंबर 6 sin थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन डी, n की वैल्यू 1 रख दिए, लैम्डा बाई डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कितना हो गया, लैम्डा बाई डी हो गया। अब थीटा का मान अगर बहुत छोटा हो, जाहिर है sin थीटा थीटा 1 के बराबर हो, थीटा 1 बराबर लैम्डा बाई डी, तो थीटा नॉट कितने के बराबर होना चाहिए, थीटा नॉट के हमने माना है कि 2 थीटा 1 के बराबर होना चाहिए। थीटा नॉट बराबर 2 लैम्डा बाई डी, ये आंसर आ गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 9। ठीक है, अब nवें उच्चिष्ट
कि मैक्सिमा से स्क्रीन से दूरी हमने जो बताया था, अब दूरी उसकी निकाल ले तो वही tan थीटा बराबर PQ/OQ y1/d' दोनों को बराबर कर लेंगे और यहाँ से यार क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी लगभग जो कि सेम है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय निम्निष्ठ की चौड़ाई यानी सेकेंडरी के लिए फर्स्ट की हमेशा पूछा जाता है, मान लीजिए अगर सेकंड की पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय निम्निष्ठ की चौड़ाई दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच की दूरी को आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए W बराबर yn+1 माइनस yn y' दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी W बराबर d λ/d। द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई तो फिर वही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब मैक्सिमा की चौड़ाई पूछ रहा होगा तो आप मिनिमा वाले दो को घटा लेंगे, यानी इसके m1 m2 माइनस m1 कर लेंगे। ठीक है, यानी y2 माइनस y1 हमेशा एक से दूसरे से घटा लेंगे। और जब मिनिमा को पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि मैक्सिमा वाले को घटाएंगे, यानी मैक्सिमा 2 माइनस मैक्सिमा 1, ये याद रखिएगा, तो आपको चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, समीकरण नंबर 10। अब देखिए समीकरण 8 और 10 की स्पष्ट होता है कि मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीय निम्निष्ठ उच्चिष्ट की चौड़ाई की दुगनी होती है, ये भी प्रूफ करने को आपको कह सकता है। ठीक है, और समीकरण 9 तथा समीकरण 11 तथा 12 से ज्ञात होता है कि द्वितीय निम्निष्ठ द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बराबर होती है, यानी दोनों उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दोनों सेकेंडरियों में दोनों की चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। चलिए आप पैटर्न की थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए जैसा मैं बता रहा था कुछ इस तरह का पैटर्न आपको प्राप्त होता है। फिगर में आपको दिख रहा है भी, ये देखिए इंटेंसिटी के टर्म में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। आप देख सकते हैं, देखिए इंटेंसिटी घट रही है, इधर घटी और इधर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, तो देखिए धीरे धीरे घट रही है। उसी को बनाया गया है फिगर में इंटेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। देखिए इस पैटर्न में एक अधिकतम तीव्रता का उच्चिष्ट यानी सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी बात हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमा है, तथा इसके चारों ओर शून्य तीव्रता के निम्निष्ठ। अब देखिए इसके चारों ओर यहाँ पर क्या दिख रहा है, शून्य तीव्रता की। देखिए लैम्डा है 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, और बीच वाले में जैसे मैंने आपको बता रहा था λ/2, 3 λ/2, इसकी बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तीव्रता की चित्र से स्पष्ट है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई से दुगनी होती है, यानी देखिए इसकी चौड़ाई का ये दुगना है, यही बताया गया है। इसके अतिरिक्त द्वितीय उच्चिष्ट दो निम्न के ठीक मध्य नहीं बल्कि पैटर्न के केंद्र की ओर विस्थापित है, इसकी बात हो रही है। द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता उनके क्रम के साथ घटती जाती है, यानी धीरे धीरे इसकी चौड़ाई क्या होने जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता I0 का 1/22 भाग होता है, यानी हमेशा जो केंद्रीय उच्चिष्ट है I की वैल्यू उसकी कितना होगा, I0/22। ठीक है, थीटा का यह दूसरी उच्चिष्ट की तीव्रता I का कितना होता है, 62.5% होता है, तो यानी इसमें कितना होगा, 22% की कमी, इसमें 62.5% की कमी, इस तरह से कमी होती जाती है। थीटा में यह परिवर्तन स्लिट की चौड़ाई d के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि स्लिट की d घटती है तब थीटा का मान बढ़ता है, यानी ये हमेशा क्या होती है, हमेशा समानुपाती होती है थीटा के। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, सॉरी समानुपाती लिखा हुआ है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, विवर्तन का एक अधिक क्षेत्र में होता है। इसके विपरीत यदि d का मान बहुत बड़ा है, लैम्डा से बहुत बड़ा है, तो λ/d बराबर 0 एवं प्रकाश थीटा बराबर 0 स्थिति के बिना हुए चलता है, यानी अगर थीटा का मान d का मान जो है लैम्डा से बहुत बड़ा होगा तो विवर्तन की घटना नहीं होगी, इसीलिए d की वैल्यू हमेशा लगभग लैम्डा का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए विवर्तन प्राप्त करने के लिए। विवर्तन को प्रभाव को केवल तब प्राप्त कर सकते हैं जब स्लिट की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो, यानी आप विवर्तन आपको तभी मिलेगा जब लैम्डा लगभग d के बराबर हो, यानी d जो लैम्डा के लगभग बराबर होगा तभी विवर्तन आपको मिलेगा, यही यहाँ पर समझाया गया है। तो बच्चों ये था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड इसका डेरिवेशन भी आप लोगों ने देखा, बहुत इजी है। आप एक बार खुद से करिएगा, 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आप इसको एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। फिगर आप एक ही बनाइएगा, ठीक है, स्टेटमेंट जब लिखने जाइएगा तो उसी का फिगर वहां पे बनाइएगा एक्सप्लेनेशन के दौरान, ठीक है, ताकि इजिली आप कर सकें। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे मान लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके हमको बताएं, ठीक है। जो भी इश्यूज होगा हमको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।